नमस्कार दोस्तों, एमजीज प्रीमियम लॉ एकेडमी में आप सबका सहसम्मान एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी है। वो बात करेंगे हम सिटीजनशिप की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 सिटीजनशिप क्या है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, इंडियन सिटीजन्स के क्या राइट हैं, कौन से सिविल राइट्स इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, कौन से पॉलिटिकल राइट्स जो है इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, ऐसे कौन से राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं और फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, एलियंस को भी मिले हुए हैं, बाहर से आने वाले जो है उनको भी वो राइट प्राप्त हैं। तो बेसिकली अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, इंडियन सिटीजनशिप की बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप जो है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजनशिप को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। और ये जो हमारा पार्ट 2 है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में जो बात करता है, आर्टिकल नंबर 5 to 8 जो है वो इसे डील करता है और आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर्स कन्फर्ड करता है कि वो ऐसे नियम बनाए या ऐसे कानून बनाए जो सिटीजनशिप के का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर उसको डिफाइन करे या उसको डील करे या उससे रिलेटेड रूल्स बनाए। तो बेसिक थिंग इज दैट meaning of citizenship, Indian constitution does not define citizenship. It simply describes class of persons who would be deemed to be the citizen of India at the commencement of the constitution, that is 26 Jan 1950. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारतीय संविधान जो है वो भारतीय नागरिकता के बारे में जो है उसने कोई डेफिनेशन नहीं की है, उसको कहीं डिफाइन नहीं किया है। ये सिर्फ एक ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करता है, ऐसे ग्रुप की बात करता है कि जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन लोग जो है वो भारतीय नागरिक होंगे जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू होगा। तो वो हम देखते हैं। इसमें the population of a state is divided into number 1, the citizen of India, and number 2, aliens, foreigners। तो इसमें जो है ये दो तरह के ग्रुप्स की बात करती है, जिसके अंदर जो इसको दो तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर और एक एलियंस के अंदर। ये दो क्लासेस बना दी गई हैं कि जिसके अंदर जो है ये बताया गया कि द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया भारतीय नागरिक और दूसरे एलियंस या विदेशी जो लोग बाहर से आ रहे हैं। अब जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, जो नागरिक हैं, दे इंजॉयज फुल राइट्स ऑफ द स्टेट। जो संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं उनको फुली इंजॉय करते हैं। बट द नॉन सिटीजन्स जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं या जो एलियंस हैं, उनको वो सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो ये जो सारे फुल राइट्स की बात कर रहे हैं कि दिस सिटीजन्स enjoy
फुल राइट्स। और ये जो फुल राइट्स एंजॉय करते हैं, ये कौन से राइट्स हैं? ये राइट्स हैं सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये सिविल राइट्स हैं और ये पॉलिटिकल राइट्स हैं। ये जो है ये डिफाइंड बताया गया है कि जो सिटीजन होगा, जो भारतीय नागरिक होंगे, उनको कुछ जो है मूलभूत अधिकार होंगे जो नॉन सिटीजन्स को नहीं होंगे। और ये मूलभूत अधिकार कौन से होंगे, ये हम देखते हैं कि विच राइट्स these citizens of the India enjoys, which the aliens or the foreigners doesn't have that enjoyment. तो हमने बात करी कि दो फुल राइट्स हैं। उन फुल राइट्स में दो तरह के राइट हैं। नंबर एक है सिविल राइट और नंबर दो है पॉलिटिकल राइट्स। अब देखें, जो हम अगर इफ यू गाइज रिमेंबर, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो जब हमने इंडियन प्रीएम्बल पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी द वी पीपल ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कि उसमें बताया था कि हम जो है भारत को एक सेकुलर, सोशलिस्ट और आपका सॉवरन और रिपब्लिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। क्यों कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, ये बात हमने की थी। वो हम इसलिए कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं टू सिक्योर देम तीन तरह के राइट्स की बात थी वहां पे, ठीक है ना। ये वो राइट्स हैं जो हमें सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 29, 30 से मिल रहे हैं। तो वो राइट्स कौन से हैं? सेक्शन 15 के अंदर नॉट टू डिस्क्रिमिनेट on the behalf of religion, caste, creed, place of birth। ये जो चीजें थी ये हमने बात की थी। And sex. A citizen of a state, a person who enjoys full rights, he must not be discriminated against any of these rights on grounds of religion, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, वो किस जगह पैदा हुआ है इसके आधार पर, और वो किस सेक्स का है, औरत है, मर्द है, मिक्स है, क्या है, इसके आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 जो है, ये वाले राइट्स जो है वो अपने नागरिक को भारतीय स्टेट के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। दूसरा, यहां से हमें मिल रही थी इक्वलिटी। यहां से हमें मिल रहा था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा था। यहां से किसी तरह का भेदभाव ये कह रहा था नहीं होगा। यहां पे ये इक्वलिटी की बात कर रहा था कि स्टेट की नजरों में जो नागरिक होंगे वो सारे नागरिक बराबर होंगे। और वो किस चीज में बराबर होंगे? उनके उसके अंदर बराबरी जो होगी वो ऑफ अपॉर्चुनिटी,
एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी नौकरियां जहां पर बात होगी, सरकारी नौकरियों की बात होगी, ये सरकारी पदों की बात होगी, जहां पे इलेक्शन के थ्रू कोई आदमी आ रहा है या कोई आदमी मनोनीत होके आ रहा है, तो वहां पर किसी तरह का जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और उसके अंदर जो इक्वलिटी होगी, उस इक्वलिटी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, वो सब एक निगाह से देखे जाएंगे, एक जैसा सबको माना जाएगा। ये सेक्शन, ये आर्टिकल 16 से हमें जो है ये राइट्स जो है सिटीजन्स को प्राप्त हो रहे हैं, जो सिविल राइट्स हैं। इसके बाद में तीसरी तरह के राइट्स जो थे वो आर्टिकल 19 से हमें मिल रहे थे, जिसके अंदर बात ये हो रही थी कि ये वाले कौन से राइट्स थे। ये राइट्स थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रहा था हमें। दूसरा हमें मिल रहा था पीसफुल असेंबली का, तीसरा हमें मिल रहा था एसोसिएशन का, चौथा था हमारा मूवमेंट का, पांचवा अधिकार हमें मिल रहा था रेसिडेंसी का, और छठा था हमारा प्रोफेशन का। प्रोफेशन या बिजनेस। तो ये बात यहां पर हो रही थी सेक्शन 19 के तहत, जो सिविल राइट्स हमें मिल रहे थे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स की, सिविल राइट्स जो है इसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। ये मूलभूत अधिकार जो हैं, ये सिर्फ एक भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, जो कि किसी दूसरे सिटीजन को, जो आउट ऑफ इंडिया से आया हुआ है, एलियन है, नॉन सिटीजन है, भारत का नागरिक नहीं है, उन सबको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये जो हमारी बात हुई थी कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स की, कि सिटीजन्स कौन है, नॉन सिटीजन्स कौन है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बताया कि भाई हमारे पास डेफिनेशन तो कोई नहीं है, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तो हमने दो क्लासेस की बात करी। एक वो क्लास थी जो सिटीजन थी, एक वो क्लास थी जो एलियंस थी। जो सिटीजन्स को एलियंस से अलग करेंगे वो ये अधिकार होंगे जो कि सिटीजन्स को तो मिलेंगे लेकिन नॉन सिटीजन्स को नहीं मिलेंगे। वो सेक्शन 15 के तहत थे, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट। स्टेट की बात कर रही है, स्टेट की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है, नेशन की बात हो रही है कि वो जो है अपने किसी भी सिटीजन के साथ, किसके साथ नहीं करेगा, सिटीजन की बात कर रहे हैं हम यहां पर, नागरिक की बात हो रही है, किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं करेगा। सबको सेक्शन 16 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 16 के प्रावधानों के अनुसार देयर विल बी इक्वलिटी अमंग्स ऑल द सिटीजन इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जहां पर सरकारी नौकरियों की बात आएगी, सरकारी भर्ती की बात में आएगी, किसी सरकारी कार्यालय की बात में आएगी, तो वहां पर जो है इक्वलिटी होगी, अपॉर्चुनिटी की किसी के साथ किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएट किसको नहीं किया जाएगा। तीसरी बात थी
कि नागरिकों को सेक्शन 19 आर्टिकल 19 के तहत जो है अधिकार प्राप्त होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। पीसफुल असेंबली, यानी कि आप किसी भी सामाजिक कार्य के लिए या धार्मिक कार्य के लिए या किसी भी अच्छे कॉज के लिए आप इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा अधिकार एसोसिएशंस का था, आप किसी भी गुड मोटिव और गुड इंटेंशन के साथ में एसोसिएशंस कर सकते हैं, लोगों की एसोसिएशंस बना सकते हैं। मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट, फ्री मूवमेंट के नागरिक के ऊपर हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए, उत्तर से दक्षिण तक जाने के लिए, पूरब से पश्चिम तक जाने के लिए, कैलकाटा टू बॉम्बे जाने के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के लिए या कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई किसी तरह का परमिट नहीं होगा, कोई किसी तरह का रुकावट नहीं होगी। ये मूवमेंट की बात हुई थी, जो कि नॉन सिटीजन्स जो हैं, एलियंस के लिए नहीं है। उनको क्या होता है, उनको एक पर्टिकुलर वीजा दी जाती है, उनको एक क्षेत्र डिफाइंड होता है कि आप यहां पर जाएंगे, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होंगे कि आप मिलिट्री एरिया में नहीं जाएंगे, आप कैंट एरिया में नहीं जाएंगे, आप एयरफोर्स का जो इलाका होगा उसके आसपास नहीं जाएंगे। तो ये फ्री मूवमेंट जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, ये नॉन सिटीजन्स को प्राप्त नहीं है। उसके बाद में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, कोई बाहर का आदमी आएगा वो सब आपके मुल्क के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगेगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद रेसिडेंसी की भी बात ऐसी है कि जो सिटीजन्स हैं दे हैव ऑल राइट्स टू स्टे एनीवेयर इंडिया, एनीवेयर एट एनी कॉर्नर, कहीं पे भी जाके वो अपना घर बना सकते हैं, किसी भी होम टाउन को वो अपना घर बना सकते हैं, होम टाउन बना सकते हैं किसी भी प्रदेश के अंदर जाके, और उसके लिए उन्हें किसी परमिशन की या किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। ये जो है आजादी मिली थी। और लास्ट फ्रीडम थी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कारोबार करने की आजादी, कि आप जो है चाहे असम के अंदर काम करें, चाहे आप दिल्ली के अंदर काम करें, चाहे आप कैलकाटा में काम करें, आपको भारतीय कानून के तहत कहीं पे भी काम करने का अधिकार है, कोई भी प्रोफेशन अख्तियार करने का अधिकार है, आप कर सकते हैं, सब बशर्ते कि वो लीगल हो, भारतीय संविधान उसकी पहचान करता हो और भारतीय संविधान के वो विरुद्ध ना हो और वो अपराध की श्रेणी में ना आता हो। तो ये चीजें जो हैं, सिविल राइट्स जो थे, ये सिविलियंस को, ये नागरिकों को प्राप्त थे, सिटीजन्स को प्राप्त थे। एक इसके अलावा जो है आर्टिकल 2930 के तहत आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये एजुकेशनल राइट्स की बात जो थी, ये राइट्स जो थे, ये राइट्स किसी भी ग्रुप को, किसी भी धर्म के लोगों को राइट्स दिए गए थे कि वो अपनी मजहब की शिक्षा जो है वो इम्पार्ट कर सकते हैं। और कल्चरल राइट ये था कि हर राज्य के लोगों को, कोई भी एथनिक ग्रुप होगा, उनके कल्चरल राइट्स जो हैं उनको जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। ऐसे ही एजुकेशनल राइट्स था, अब तो शिक्षा का अधिकार सबको हो गया, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर हो गया शिक्षा का अधिकार, ये सिटीजन्स को प्राप्त था। और जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है अपने पैसे से, अपनी कम्युनिटी के पैसे से इकट्ठा करके या चैरिटी से इकट्ठा करके, वो अगर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। ये वाले अधिकार जो है ये सिटीजन्स को प्राप्त थे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये हमने सिविल राइट्स की बात करी, इसके बाद में पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं कि व्हाट पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार जो हैं वो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कन्फर्ट करता है अपने सिटीजन्स के लिए और वो नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। देयर आर सर्टेन ऑफिसेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
विच कैन बी एक्सेप्टेड बाई सिटीजन्स ओनली। हम इसकी बात करते हैं कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक ही उन पदों के ऊपर नियुक्त हो सकता है। नॉन सिटीजन्स जो है या कोई विदेशी जो है उनको जो है वो नहीं उन पदों को ग्रहण कर सकता है या उन ऑफिसेज के अंदर वो कार्यरत नहीं हो सकता है। अब ये हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हमारे यहां का जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति। तो आप ये समझ लें कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन इंडियन जो है, नॉन सिटीजन जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के पद को ना तो ग्रहण कर सकता है और ना ही उसके कार्यालय में काम कर सकता है। ये जो है आर्टिकल 58(1) का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी कोई विदेशी नहीं हो सकता, सिर्फ सिटीजन होगा। तीसरा है गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। किसी राज्य का गवर्नर जो है वो भी नॉन इंडियंस नहीं हो सकता, सिर्फ इंडियन होगा। चौथा है सुप्रीम कोर्ट के जज। ये एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसके ऊपर जो है कोई भारतीय नागरिक के अलावा कोई विदेशी नागरिक या दूसरा कोई जो है वो नहीं बैठ सकता। पांचवा जो है वो है आपका हाई कोर्ट्स के जज। ये भी ऐसे पद हैं जिनके ऊपर जो है कोई विदेशी जो है इस पद के ऊपर नहीं आ सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स। आपने सुना होगा ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आज जो है गए कोर्ट के अंदर और भारतीय सरकार का पक्ष रखा। तो ये जो पोस्ट हैं दोनों, किसी राज्य का अटॉर्नी जनरल और देश का अटॉर्नी जनरल, ये भी कोई जो है विदेशी इन पोस्ट को, इन पदों को ग्रहण नहीं कर सकता। तो आप यहां तक आई होप कि आप लोग बहुत इसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। और ये सब अलग अलग आर्टिकल के तहत है। ये 58 में आता है, ये आर्टिकल 66 में आएगा। गवर्नर ऑफ एनी स्टेट जो है ये 157 में आएगा, आर्टिकल 157 में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं 124(3) में आएंगे और हाई कोर्ट्स के जज जो है वो 207 के 2 में आएंगे। अटॉर्नी जनरल्स की जहां तक बात आती है वो 76 के 1 में आएगा और गवर्नर ऑफ स्टेट्स 157। अच्छा, ये हो चुका। बहरहाल ये आर्टिकल्स अलग अलग हैं जिसके तहत जो है वो ये सारे पद जो है वो आते हैं और वहां से उनको पार्लियामेंट के द्वारा ये शक्तियां प्रदत्त हैं कि यही लोग जो हैं सिर्फ भारतीय नागरिक होंगे और यही इन पदों को ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई और इन पोस्ट के ऊपर नहीं आ सकता है। इसके अलावा जो और ये तो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं हम कि ये जो अधिकार है सिर्फ ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं कि वो ही जो है इन पदों पे आ सकते हैं।
इसके अलावा आपका जो है राइट टू वोट, किसी भी तरह के चुनाव के अंदर राइट टू वोट जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। नॉन स्टेट्स के जो लोग हैं, एलियंस जो हैं, विदेशी जो हैं, फॉरेनर्स जो हैं, दे कैन नॉट वोट फॉर एनी स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा, और ये जो आपकी आती है राज्य की विधानसभा। किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा के लिए भारतीय नागरिक ही वोट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई विदेशी इसके लिए वोट नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो ये एक अधिकार होगा। अब सवाल ये है कि ये तो हमने सारी बात कर ली है कि भाई हमारे जो नागरिक होगा वो उसको ये सब अधिकार प्राप्त होंगे, तो लेकिन जो विदेशी भारतीय धरती पर आ जाएगा तो क्या उसका कोई अधिकार नहीं होगा? उसके साथ कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी होता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एलियंस और फॉरेनर्स अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 जो राइट्स दिए गए हैं, वो ये राइट्स जो हैं ये फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। सेक्शन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार हैं वो विदेशी जो भारत में आते हैं, वैध विधा के ऊपर जो विदेशी भारत में आते हैं, उन लोगों को भी वो अधिकार प्राप्त हैं। ये जब हम सेक्शन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो इसकी हम डिटेल जो है वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो है वो हम इसको इशारा देके चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहां पर मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जो सिटीजनशिप है वो कहां पर है? तो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली डिस्क्राइब क्लासेस ऑफ पर्सन्स हु वुड बी डीम्ड टू बी द इंडियन सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 को जब संविधान लागू होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है क्लासेस की बात की गई है कि कौन लोग जो हैं वो भारतीय नागरिक होंगे, और ये जो शक्तियां हैं, दिस इज कन्फर्ड बाय सेक्शन 11 एक्सप्रेसली confers all powers to the parliament to deal with the subject of citizenship। और आर्टिकल 11 द्वारा जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा ये शक्तियां जो है भारतीय सरकार को प्रदान की जा रही हैं कि वो जो है सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप जो है इसको डील करे और इसके तहत किसी भी तरह के कानून बनाए। और तो इसी के तहत अंडर आर्टिकल 11 इन 1955 1955 में भारतीय सरकार ने जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनेक्ट किया, जो कि भारतीय नागरिकता को डील करता है। और इसी के तहत जो है सारे प्रोविजंस हैं, इसी के तहत सारे रूल्स रखे गए हैं, कौन भारतीय नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। अगर कोई नहीं है और वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है
तो वो किस तरह से होगा, कौन बच्चा ऐसा होगा जो भारतीय नागरिक होगा, कौन बच्चा ऐसा होगा जिसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी अगर उसके माँ बाप भारतीय हैं, या खाली माँ भारतीय है, या खाली बाप भारतीय है, या कोई डिसेंडेंट वंशानुगत बेस के ऊपर कोई भारतीय हो सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक अगर भारत में रहेगा तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। ये सारे विषय जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो है डील होते हैं। दोस्तों ये वाला क्लास जो है हम इसको यहीं रोकते हैं, और अगली क्लास में सिटीजनशिप की हम जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पढ़ेंगे, और जो कौन कौन भारतीय नागरिक हो सकते हैं, कौन कौन भारतीय नागरिकों की श्रेणी में आते हैं, ये सारी चीज हम डील करेंगे। आई होप कि ये जो हमने नागरिकता को समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, इसको जो है उन तक हमारी ये बात पहुंची होगी। अगर आपको फिर भी कोई किसी तरह का इसके अंदर डाउट है तो आप हमारे नंबर पे 9312099246 और 9873738444 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं पहले नंबर पे, और हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाते रहें, ताकि ये जो ज्ञान की बात है, जो लोग इसको लेना चाहते हैं वो इसको लगातार लेते रहें, और ये लोगों के लिए और समाज के लिए फायदेमंद होता रहे। धन्यवाद।